हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, हिंदी विभाग, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज, पनारी, ललितपुर। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज का टॉपिक बीए प्रथम वर्ष के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। आज का हमारा टॉपिक है रामविलास शर्मा द्वारा रचित सौंदर्य की उपयोगिता नामक निबंध। दोस्तों, यह निबंध निबंध निकष नामक पुस्तक से लिया गया है। तो दोस्तों, सौंदर्य की उपयोगिता का निबंध सार जानने से पहले इनके लेखक रामविलास शर्मा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विचारक एवं कवि थे। व्यवसाय से अंग्रेजी के प्रोफेसर, दिल से हिंदी के प्रकांड पंडित और महान विचारक, ऋग्वेद और मार्क्स के अध्येता, कवि, आलोचक, इतिहासवेत्ता, भाषाविद, राजनीतिक विशारद थे। ये सब विशेषण उन पर समान रूप से लागू होते हैं। उन्नाव जिला के ऊंच गांव सानी में जन्मे डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए तथा पीएचडी की मानक उपाधि से सम्मान प्राप्त किया। 1938 में इन्होंने पीएचडी की मानक उपाधि धारण की। 1938 से ही आप अध्यापन क्षेत्र में आ गए। 1943 से 1974 तक आपने बलवंत राजपूत कॉलेज आगरा में अंग्रेजी विभाग में कार्य किया और अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद कुछ समय तक कन्हैयालाल माणिक मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा में निदेशक पद पर रहे। डॉक्टर रामविलास शर्मा का साहित्यिक जीवन का आरंभ 1933 से होता है, जब वे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संपर्क में आए। तो 1934 में उन्होंने निराला पर एक आलोचनात्मक आलेख लिखा, जो उनका पहला आलोचनात्मक लेख था। यह आलेख उस समय की चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ। इसके बाद वे निरंतर सृजन और सृजनता की ओर उन्मुख रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा ही एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित होते हैं जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। उनकी आलोचना प्रक्रिया में केवल साहित्य ही नहीं होता, बल्कि वे समाज, अर्थ, राजनीतिक, इतिहास को एक साथ लेकर साहित्य का मूल्यांकन करते हैं। अन्य आलोचकों की तरह उन्होंने किसी रचनाकार का मूल्यांकन केवल लेखकीय कौशल को जांचने के लिए नहीं किया, बल्कि उनके मूल्यांकन की कसौटी यह होती है कि उस रचनाकार ने अपने समय के साथ कितना न्याय किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा ही एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित होते हैं जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। उनकी आलोचना प्रक्रिया में केवल साहित्य ही नहीं होता, बल्कि वे समाज, अर्थ, राजनीतिक, इतिहास को एक साथ लेकर साहित्य का मूल्यांकन करते हैं। इतिहास की समस्याओं से जूझना मानो उनकी पहली प्रतिज्ञा हो। वे भारतीय इतिहास की हर समस्या का निदान खोजने में जुटे रहे। उन्होंने जब यह कहा कि आर्य भारत के मूल निवासी हैं, तब इसका विरोध हुआ था। उन्होंने कहा कि आर्य पश्चिमी एशिया या किसी दूसरे स्थान से भारत में आए नहीं थे, बल्कि यह सच है कि वे भारत के पश्चिमी एशिया की ओर गए हैं। भारतीय संस्कृति की पश्चिम एशिया और यूरोप में व्यापकता पर जो शोधपरक कार्य रामविलास शर्मा जी ने किया, इस कार्य में उन्होंने नृतत्व शास्त्र, इतिहास, भाषा शास्त्र का सहारा लिया है। शब्दों की संरचना और उनकी उत्पत्ति का विश्लेषण कर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आर्यों की भाषा का गहरा प्रभाव यूरोप और पश्चिमी एशिया की भाषाओं पर है। निराला जी की साहित्यिक साधना के लिए उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1970 में मिला। इनके अलावा उन्हें सलाह का सम्मान 1988 में और भारत भारती पुरस्कार 1990 में, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए व्यास सम्मान पुरस्कार सन 1991 में मिला। साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सम्मान सन 1999 में, शताब्दी सम्मान 2000 आदि प्रदान किए गए।
पुरस्कारों में प्राप्त राशियों को उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। दोस्तों, यह सबसे बड़ी महानता है कि उनको जो इतने सारे पुरस्कार मिले हैं, तो पुरस्कारों की जो राशि प्राप्त होती है, उन्होंने एक भी राशि को स्वीकार नहीं किया। उन राशियों को हिंदी के विकास में लगाने को कहा। इनकी मुख्य कृतियों को भी जान लेते हैं। तो प्रेमचंद और उनका युग, उनकी यह कृति है। निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रगति और परंपरा, भाषा, साहित्य और संस्कृति, भाषा और समाज, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी आलोचना, निराला की साहित्यिक साधना, भारतीय साहित्य की भूमिका, परंपरा का मूल्यांकन, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, भारतीय नवजागरण और यूरोप, गांधी, अंबेडकर, लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्याएं, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, पश्चिमी एशिया और ऋग्वेद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, भारतीय साहित्य और हिंदी जाति के साहित्य की अवधारणा, भारतेंदु युग, भारत की प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी, अपनी धरती अपने लोग, घर की बात आदि। दोस्तों, यह उनकी कृतियां या उनकी रचनाएं थीं। अभी तक हमने उनके परिचय को जाना, उनके जीवन परिचय को जाना, उनके व्यक्तित्व को जाना। अब हम जानेंगे उनके द्वारा लिखा हुआ निबंध, जिसका नाम है सौंदर्य की उपयोगिता। तो दोस्तों, सौंदर्य की उपयोगिता डॉक्टर रामविलास शर्मा का एक विचार प्रधान निबंध है, जिसमें उन्होंने भावबोध से हटकर चिंतन बोध के आधार पर सौंदर्य के सृजन और उसके स्वरूप को नए ढंग से परिभाषित करने का एक लव्य प्रयास किया है। लेखक ने सौंदर्य के परिप्रेक्ष्य में तथाकथित आदर्शों को नकार कर नए यथार्थ को स्वीकार किया है। कविता के आदिकाल से ही सौंदर्य को लेकर वस्तुवादी और भाववादी विचारकों के बीच नोक-झोंक चलती रही आ रही है। वस्तुवादी विचारक सौंदर्य की सत्ता वस्तु में तथा भाववादी विचारक सौंदर्य की सत्ता एक वस्तु से हटाकर मनुष्य के मन या आत्मा में मानने का दावा करते हैं। आज सौंदर्य का स्रोत जनता है। अतः सौंदर्य की कसौटी वस्तुगत सत्ता में स्थापन हो चुकी है। संप्रति उस पर न तो अवकाश भोगी विलासी राजाओं का कोई इजारा है और न ही व्यक्तिगत संपत्ति के ठेकेदारों का उस पर कोई मालिकाना हक है। लेखक का दावा है कि आज का आदमी दूसरों की मेहनत पर नहीं जीता, वरन अपनी मेहनत पर खुद जीता है और दूसरों को जलाता है। अतः सौंदर्य उसके कर्ममय जीवन में है, वस्तुगत सत्ता में है। भाववादियों द्वारा प्रस्तुत की गई वह नजीर की संयोग अवस्था में सुंदर लगने वाला ताजमहल वियोग अवस्था में भयानक प्रतीत होता है। तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि ताजमहल का अच्छा लगना या ना लगना यह तो मन का एक भाव है जो क्षणिक और आवधिक है। किंतु इस भावना से ताजमहल का वस्तुगत सौंदर्य न तो फीका पड़ता है और न ही कम होता है। इसका मूल कारण उस वस्तुगत सत्ता में समाया हुआ वह आंतरिक सौंदर्य है, जिसके गुण पहचान कर हम उसे सुंदर की संज्ञा देते हैं। भावों की सहज अभिव्यक्ति और सरल विवेचन पद्धति प्रस्तुत निबंध की अपनी महत्वपूर्ण विशेषता है। दोस्तों, अभी तक मैंने प्रस्तुत किया सौंदर्य की उपयोगिता का निबंध सार। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर